बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज फिर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों के टेस्ट सीरीज में हमने आपके सामने कुछ क्वेश्चन लाए हैं और उन क्वेश्चनों को आप देखिए, नोट करिए, नोट्स बनाइए और बार बार रिवीजन करते रहिए। और ऐसे बहुत सारे सवाल मिलेंगे और उनको भी लगाते रहिए आप। तो आइए देखा जाए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन। तो देखिए भैया, आज आपके अपरिमेयता के रूप में बताया जाए और जो एनसीईआरटी नया पाठ्यक्रम आधारित सिलेबस दिया गया है उसमें आपको सिद्ध करना है √2, √3 और √5। केवल 3 है, ये है √2, √3 और √5। एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। 3 है भैया, तीनों में से संभावना बनता है एक आ जाने का। तो हम पहले सिद्ध करेंगे। कह रहा है क्वेश्चन कि सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है ना भाई। तो एक सिद्ध करेगा, यह नियम है कि सबसे पहले हम एक कल्पना करवाए, एक अवधारणा मानव कि एक परमेय संख्या है √2। और परमेय संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है ना, जहाँ p और q पूर्णांक होते हैं और q का मान 0 के बराबर नहीं होता। इसके अलावा भी एक कॉन्सेप्ट उसमें है कि p और q जो परमेय संख्या होते हैं वो सहभाज्य संख्याएं होती हैं, अर्थात उनका मासा 1 होता है। और अंत में हम इसे इस तरह से दिखा देंगे, √2 के उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा और भी हैं। कोई संख्या दो ले लिया जाए, 3 ले लिया जाए, मतलब 1 के अलावा, मतलब कहने मतलब ये है कि सहभाज्य संख्या नहीं रहेंगे, ये हमको सिद्ध करना है। और अंत में हम बता देंगे हमारे अवधारणा के विपरीत है और √2 एक अपरिमेय संख्या। तो आइए देखा जाए भाई। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में आप लोग भी नोट करिए, माना √2 एक परमेय संख्या। मान लिया गया अगर ये परमेय संख्या है तो √2 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं और q का मान 0 के बराबर नहीं है। इसके अलावा बता सकते हो p और q सहभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं। और सहभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका मासा 1 होता है। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के हम यहाँ सिद्ध करें। मतलब ये है p और q का जो एचसीएफ है, सहभाज्य संख्या, अर्थात आप बता सकते हो, अर्थात p और q एचसीएफ इसका, एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक इसका p और q का कितना है, 1। अगर ये कह दिए कि p और q सहभाज्य संख्या, इसका मतलब मासा इसका 1 होगा, एचसीएफ इसका 1 होगा। और अंत में हम दिखाएंगे कि p और q का, एचसीएफ का मतलब होता है उभयनिष्ठ गुणनखंड, तो 1 के अलावा अन्य दिखा देंगे हम, 1 के अलावा अन्य दिखा देंगे और हमारी अवधारणा के क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग किया जाए। नोट करिए रहिए भाई, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो √2 का वर्ग 2 होगा और p का वर्ग p²/q² है ना। यहाँ से अगर हम तिरछा गुणा करा दें तो p² बराबर कितना हो जाएगा, 2q²। ये समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, आगे आपको काम देगा। अगर यहाँ से हम q² का मान निकालें, q² तो ये हो जाएगा p², 2 इधर आके भाग करा देगा /2। आप देख रहे हैं भाई, p भी पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है और आप 2 से भाग करा रहे हैं। अगर 2 से भाग करा रहे हो p² में और एक q² मिल रहा है, अर्थात एक पूर्णांक मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि p² 2 से पूरा पूरा विभाज्य हो रहा है। इसका मतलब तो यही है ना। और जब p² 2 से विभाज्य है तो p भी 2 से विभाजित होगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं अर्थात या अतः या इसलिए आप बता सकते हो p² 2 से विभाज्य। जब p² 2 से विभाज्य है, दिस इंप्लाई दैट p भी 2 से विभाजित है या विभाज्य। कन्फर्म हुआ। यहाँ तक आप दिखा दिए कि p यहाँ p²/2 है और इसका मान q² मिला है। q एक पूर्णांक है
तो पूर्णांक का स्क्वायर कोई पूर्णांक होगा। इसका मतलब यह है कि पी स्क्वायर 2 से पूरा पूरा विभाजित है। जब पी स्क्वायर 2 से विभाजित है तो पी भी 2 से क्या होगा, विभाज्य होगा। कन्फर्म हुआ। यहाँ पे आगे मान मतलब सिद्ध करने के लिए आपको एक मानना पड़ेगा कि यहाँ पे p बराबर आप 2k मान लीजिए, 2m मान लीजिए, p बराबर 2m माना, और ये p बराबर 2m समीकरण 1 में रखिएगा, जहां m एक पूर्णांक, तो p का मान समीकरण 1 में रखने पर, नोट करिए भैया, समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में p के स्थान पे 2m रखेंगे तो हो जाएगा 2m का स्क्वायर बराबर 2q का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4m का स्क्वायर, m स्क्वायर आएगा, और बराबर 2q स्क्वायर। 2 से भाग करा देंगे तो 2 एक कम 2 दूना 4, तो मिल गया 2m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। यहाँ से आप यदि m का मान निकालना चाहेंगे तो m स्क्वायर बराबर कितना मिल जाएगा, q स्क्वायर बटे 2। यहाँ से इस कॉन्सेप्ट को देखिए, m आपने कहा पूर्णांक है और पूर्णांक का वर्ग भी एक पूर्णांक होगा। इसका मतलब है q स्क्वायर में जब 2 से भाग करा गया एक पूर्णांक मिला, इसका मतलब यही है कि q स्क्वायर 2 से क्या है, विभाज्य, तभी तो पूर्णांक मिलेगा भाई। तो आप लिख सकते हो इसलिए q स्क्वायर 2 से विभाज्य। जब q स्क्वायर 2 से विभाज्य है, दिस इंप्लाई दैट q भी 2 से विभाज्य। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने लिखा कि p 2 से विभाज्य है, यहाँ आपने प्राप्त किया कि q भी 2 से क्या है, विभाज्य। इसका मतलब यह है कि p और q का जब अभाज्य गुणनखंड किया जाएगा तो दोनों के अभाज्य गुणनखंड में 2 उपस्थित होगा। इसका मतलब यह है कि p और q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड और कितना आ गया, 2 आ गया। यहाँ पे आप क्या दिखाए थे, एक था उभयनिष्ठ गुणनखंड, तभी तो उसका मात्रा 1 आया था। लेकिन यहाँ पे इससे p 2 से विभाजित है और यहाँ q 2 से विभाजित है। अगर यहाँ से हम लिख दें समीकरण नंबर 2 और इसे समीकरण नंबर 3, तो समीकरण 2 और 3 से आपको ये मिल रहा है कि p और q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 भी है ना भैया। और बताए कितना थे कि उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। हमारी अवधारणा के विपरीत हुआ कि नहीं भैया, ये हमारी अवधारणा के विपरीत है। और हमारी अवधारणा के अगर विपरीत है तो ये परमेय माने थे ना, तो ये क्या हो जाएगा, अपरमेय हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से p और q का एक अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड दो है, अर्थात यह CF किसका, P और Q का 1 के बराबर नहीं है। अच्छा भाई, उभयनिष्ठ गुणनखंड एक अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 आ गया, तो यह CF 1 के बराबर हो ही नहीं सकता, और होना चाहिए था 1 के बराबर, जो हमारी अवधारणा के विपरीत है, जो हमारी अवधारणा के विपरीत है। अतः √2 एक अपरमेय संख्या। और यही आपको सिद्ध करना था, ये प्रूफ आया समझ में भाई। आपके इस परीक्षा दृष्टि से भाई बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा √2 का हमने बताया, √3 और √5 ये 2 और बताते हैं, इसे आप नोट कर लीजिए। हो गया नोट। तो आगे क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 2 इसका, रूट सिद्ध कीजिए √3 एक अपरमेय संख्या। सेम ऐसे ही
उसे भी सॉल्व करेंगे। एक ही तरीका है सॉल्व करने का। क्वेश्चन लिखिए आप, फिर सॉल्यूशन लिखिए। तो आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। इसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप मान लीजिएगा, माना √3 एक परिमेय संख्या। ये मान लीजिए, अगर ये परिमेय संख्या है तो √3 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक और Q का मान 0 के बराबर नहीं। या आप लिख सकते हो अर्थात P और Q सहभाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिनका मासा 1 होता है उसे हम सहभाज्य संख्या कहते हैं। अर्थात यह CF P और Q का कितना होगा, 1 होगा। इसी कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ आपने बता दिया कि P और Q का जो CF 1 है और ये परिमेय संख्या अर्थात √3 भी एक परिमेय संख्या है। हम दिखाएंगे कि P/Q जो है इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा कोई अन्य संख्या है, और जब अन्य संख्या हो जाएगा तो P/Q सहभाज्य संख्या नहीं रह जाएंगे, जो हमारी अवधारणा के अर्थात परिमेय संख्या नहीं रह जाएगी, हमारी अवधारणा गलत हो जाएगा। तो √3 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या। पुनः आप दोनों पक्षों का वर्ग करिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग कर दीजिए तो √3 का वर्ग 3 होगा, P²/Q²। अगर यहाँ से हम तिर्यक गुणा कराएं तो ये हो जाएगा P² बराबर 3 गुणे, तो यहाँ तिर्यक गुणा कराओगे तो P² का मान 3Q² आएगा ना। अब यहाँ से Q² का मान निकलवा तो ये P², 3 इधर आगे भाग करा दी बटे 3, तो यहाँ P²/3 बराबर Q² मिला, और Q भी एक पूर्णांक है, पूर्णांक का वर्ग एक पूर्णांक हो। इसका मतलब है P² में जो 3 से भाग कराओगे तो पूरा पूरा विभाजित होइए तभी तो पूर्णांक मिला। यहाँ से लिख सकते थे अर्थात P² 3 से विभाज्य, तब P भी 3 से विभाज्य, P भी 3 से विभाज्य हुआ। यह है समीकरण नंबर 2 मान लिया जाए। ठीक भैया। अब यहाँ पे P² बराबर P बराबर 3m मान ला, वहां पे आप 2m मान लेते, √2 को सिद्ध किया गया था 2m माना गया, और यहाँ पे √3 को सिद्ध कर रहे हैं इसलिए यहाँ 3m मानेंगे। P बराबर 3m माना, और ये P का मान समीकरण 1 में रखा। तो समीकरण 1 में P बराबर रखेंगे 3m, तो 3m का स्क्वायर बराबर 3Q का स्क्वायर, 3 का वर्ग 9, m² बराबर 3Q², 3 से विभाज्य करवा, 3 × 3 = 9, तो आपको मिल गया 3m² बराबर Q²। अगर यहाँ से m का मान निकलवा m² का, तो 3 दाएं पक्ष में भाग कराए तो Q²/3। अब यहाँ से देखा भैया, यम एक पूर्णांक माने रहे ना भाई, यम एक पूर्णांक है, पूर्णांक का वर्ग भी एक पूर्णांक है। एक मतलब यह है कि Q² में जब 3 से भाग कराओगे पूर्णांक मिला, आप बता सका था Q² 3 से विभाज्य जब हुई तब पूर्णांक मिली, तो आप लिख सका था अर्थात Q² 3 से विभाज्य। दिस इंप्लाई दैट Q भी
3 से विभाज्य होगा। समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 और 3 से देखिए, 2 में आप बताएं कि P 3 से विभाज्य है, और समीकरण नंबर 3 में बताएं कि Q 3 से विभाज्य। कब? इसका मतलब यही है कि P और Q का एक अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, यानी P के अभाज्य गुणनखंड में भी 3 रहेगा और Q के भी अभाज्य गुणनखंड में 3 रहेगा। तो आप लिख सकते हो समीकरण 2 और 3 से ये मिलेगा कि P और Q का एक अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। अर्थात आप बता सकते हैं यह CF P और Q का 3 होगा, अर्थात 1 के बराबर नहीं है। और आपने क्या माना था? आपने माना था कि P और Q का CF कितना है? 1 है। तो हमारी अवधारणा के विपरीत है कि नहीं भैया? जो हमारी अवधारणा के विपरीत है। अतः जो हमने माना था कि √3 एक परमेय संख्या है, गलत हो गया, अवधारणा गलत आया, विपरीत आया। तो आप बता सकते हैं √3 एक अपरमेय संख्या। और यही आपको प्रूव्ड करना था, ये प्रूव्ड है। समझ भैया? इसी तरह से लास्ट इसका देखा जाए, क्वेश्चन नंबर इसका 3 लिखेंगे। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरमेय संख्या। इसे क्वेश्चन नोट करिए भैया। इसे नोट कर चुके? मिटा दें? मिटा रहे भैया? यहाँ भी आप मानिए √5 एक परमेय संख्या। ये मान लिया गया। जब ये परमेय संख्या है तो इसे हम P/Q के बराबर लिख सकते हैं, जहाँ P और Q सहअभाज्य संख्याएं हैं। P और Q सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिनका मासा 1। इसका मतलब यह है कि इसका यह CF है, P और Q का कितना होगा? 1 के बराबर होगा। हम किसी तरह से दिखा दें कि P और Q का यह CF 1 नहीं है, कोई अन्य संख्या है, तो हमारी अवधारणा गलत हो जाएगी। इसके लिए इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया जाए। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो √5 का वर्ग 5 हो जाएगा। यहाँ P² / Q², यदि तिरछा गुणा कराएं तो P² बराबर आ जाएगा 5 Q², समीकरण नंबर 1। और यदि यहाँ से Q² का मान निकालें तो 5 आके बाएं पक्ष में भाग करा देगा, तो मिल जाएगा P² / 5। P² में 5 से भाग कराएं तभी पूर्णांक मिला। Q एक पूर्णांक है, Q एक पूर्णांक है ना भाई। इसका मतलब है P² में 5 का पूरा भाग गया। अर्थात बता सकते हो कि P² 5 से विभाज्य। जब P² विभाज्य है, दिस इंप्लाई दैट P भी 5 से विभाजित है या विभाज्य। समीकरण नंबर 2 कंफर्म हुआ भाई इतना? अब आप मान लीजिएगा, माना P बराबर 5m, जहां m एक पूर्णांक, m पूर्णांक,
P का मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। P का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखेंगे P के स्थान पे 5m, तो 5m का स्क्वायर बराबर 5 Q का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और m का स्क्वायर m स्क्वायर बराबर 5 Q स्क्वायर। 5 इधर आके भाग कराएगा, 5 एकम 5 पंचम 25, तो 5m स्क्वायर बराबर मिल गया Q स्क्वायर। यदि यहाँ से आप m स्क्वायर का मान निकालेंगे तो मिल जाएगा Q स्क्वायर बटे 5। क्यों भाई, m एक पूर्णांक माने हैं और पूर्णांक का वर्ग भी एक पूर्णांक होगा ना भैया। ये पूर्णांक कब मिलेगा, जब 5 का पूरा पूरा भाग Q स्क्वायर में जाएगा तभी पूर्णांक मिलेगा। इसका मतलब यही है, अर्थात Q स्क्वायर 5 से विभाज्य। दिस इम्प्लाई दैट अगर Q स्क्वायर 5 से विभाजित है तो Q भी 5 से विभाज्य। समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 और 3 से देखिए। 2 में बताएं कि P भी 5 से विभाज्य और 3 में बताएं कि Q भी 5 से विभाज्य। इसका मतलब है P के अभाज्य गुणनखंड में 5 रहेगा और Q के अभाज्य गुणनखंड में भी 5 रहेगा। अगर दोनों के अभाज्य गुणनखंड में 5 है, इसका मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आया 5 आया। यहाँ बता सकते हो समीकरण 2 व 3 से क्या बता सकते हो, P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा 5 है, 5 भी है। अगर ये एक के अलावा 5 भी है, इसका मतलब ये है कि P और Q का अर्थात यह CF P और Q का एक नहीं हो सकता। क्यों भाई, एक के बराबर नहीं हो पाएगा ना। जब एक अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया तो एक हो ही नहीं सकता, और जब एक है नहीं तो हमारी अवधारणा के क्या है, जो हमारी अवधारणा के विपरीत। आपका अवधारणा क्या था कि इनका CF एक है, और आपने यहाँ पाया कि इनका CF एक के अलावा अन्य कोई संख्या अर्थात एक नहीं है। तो हम बता सकते हैं कि जो हमारी अवधारणा के विपरीत अर्थात √5 है, क्या है, एक अपरिमेय संख्या। देखिए भाई, आप लोग जब इसे नोट करेंगे ना तब समझ में आएगा, ऐसे देखने से कोई मतलब नहीं है कि ना भाई। जितना लगाया जाए आप लिखते रहिए, समझते रहिए, लिखते रहिए, जहाँ ना आए उसे पूछ लीजिए आप, तो आपको समझ में आएगा। नहीं तो फिर ऐसे भाई, किताब में भी तो सब छपा रहता है, तो आप करिए तब समझ में आएगा। तो शायद ये आपको समझ में आया। इसमें जो मतलब NCERT न्यू NCERT है पुनर्संयोजित पाठ्यक्रम में, उसमें 3 ये है, √2, √3 और √5। इसके अलावा पहले में √7 भी था, √11 भी था, लेकिन इसमें 3 है। तीनों में से एक ऐसा लगता है कि आएगा। तो हर साल भी 7 सेट में कहीं कहीं आता है, तो जाहिर सी बात आने की संभावना है ना भाई। तो इसे नोट कर चुके हैं, समझ में आया कि नहीं भाई, आया समझ भाई। चलो इस टाइप का दूसरा सवाल देखा जाए। तो आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहा सिद्ध कीजिए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस टाइप का भी 2-3 सवाल आप देखेंगे, कम से कम 3 सवाल, है ना भाई। इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो दी गई संख्या होती है, जिसे अपरिमेय संख्या दिखाना होता है, उसके विरोध में हम मानेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है। ठीक, परिमेय संख्या मानेंगे तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में लिखने के बाद जो इस पद में पूर्णांक होंगे उसका हम पक्षांतर कर देंगे। सीधे सीधे समझा कि जोन एक तरफ रूट वाली संख्या रहे वो का एक तरफ रखब, और जोन बिना रूट वाली संख्या रहे वो का दूसरी तरफ रखब, पक्षांतर कर दे। ये आपके दिमाग में रहा है ना भैया। तो अगर P/ मतलब जितने भी पूर्णांक होते हैं सब परिमेय संख्याएं होती हैं। सभी पूर्णांक क्या होती हैं, परिमेय संख्या। तो जब सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होंगी तो √3 भी एक परिमेय संख्या होगी, जबकि हमने माना क्या था कि वो
मतलब हमने ये सिद्ध किया है कि रूट 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो हमारे यहाँ विरोध हो जाएगा, जो हम कल्पना किए थे उसके विरोधाभास प्राप्त होगा, और फिर अंत में हमें कहना पड़ेगा कि ये संख्या क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो देखा जाए तो इसके सॉल्यूशन के लिए नोट करेंगे आप लोग भी। मान लीजिएगा माना 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या। नोट करते रहिए भाई। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसे हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी 5 माइनस रूट 3 बराबर p बटा क्यू, जहाँ p बटा क्यू क्या है, पूर्णांक है। परिमेय संख्या अर्थात p और q पूर्णांक होंगे, जहाँ p और q पूर्णांक है और q का मान 0 के बराबर नहीं है। कन्फर्म हुआ भाई। अब आपसे ये बताया गया कि जितने पूर्णांक होंगे उन पूर्णांकों को एक पक्ष में रखा जाए। अगर भैया एक हम अगले पक्ष में रखब तो रूट के साथ माइनस लग जाए, यहाँ नाते ही रूट वाला संख्या अगले पक्ष दाएं पक्ष में ले जाए और ये p बटा क्यू वाला बाएं पक्ष में ले आओ। आसान है। तो ये हो ये भैया रूट 3 माइनस रूट 3 बाएं से दाएं पक्ष में जाएगा तो प्लस रूट 3 हो जाएगा, और यहाँ 5 है, और ये p बटा क्यू प्लस 5 है, दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में आएगा तो माइनस p बटा क्यू हो जाएगा, है ना भाई। आप देखिए p बटा क्यू एक पूर्णांक था, परिमेय संख्या, तो 5 भी एक पूर्णांक है, और ये सब मतलब पूर्णांक है, और सभी पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय संख्या होती है। क्योंकि 5 माइनस p बटा क्यू पूर्णांक है, दिस इंप्लाई दैट 5 माइनस p बटा क्यू परिमेय संख्या है, क्योंकि सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती हैं। दिस इंप्लाई दैट अगर ये परिमेय संख्या है तो रूट 3 भी ये क्या होगा, परिमेय संख्या। रूट 3 एक परिमेय संख्या। जबकि हमने क्या सिद्ध किया है, ये सिद्ध किया है कि रूट 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, अर्थात हमारे तथ्य का विरोधाभास प्राप्त हुआ, जो हमारी अवधारणा के विपरीत है। जो हमारी अवधारणा के विपरीत है। इसका मतलब है एक रूट 3 एक अपरिमेय संख्या, और रूट 3 अपरिमेय संख्या के साथ परिमेय कोई भी संख्या घटाइए तो अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। दिस इंप्लाई दैट, या अतः आप बता सकते हो 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। और यही आपको प्रूव करना था। समझ में आया भैया? कुछ करना नहीं है, जो संख्या दी गई होगी परिमेय अपरिमेय दिखाना होगा, उसको आप परिमेय मान करके p बटा क्यू के रूप में लिखिएगा, जहाँ p और q पूर्णांक होते हैं, q का मान 0 के बराबर नहीं होता है। इसके बाद क्या करेंगे कि जो संख्या है, मतलब जैसे ये संख्या दिया गया था, इसमें जितने पूर्णांक होंगे सबका पक्षांतर कर दीजिएगा, और जब एक तरफ पूर्णांक वाले संख्या आ जाएंगे तो ये p बटा क्यू एक परिमेय संख्या था और 5 भी एक परिमेय संख्या, उनका अंतर भी परिमेय संख्या होगा। इसका मतलब है 5 माइनस p बटा क्यू एक परिमेय संख्या। तो रूट जब ये परिमेय है तो रूट 3 भी एक परिमेय होगा। तो हमने लिखा दिस इंप्लाई दैट रूट 3 भी एक परिमेय संख्या। लेकिन यहाँ पे हमने जो लिखा है ना, इसका विरोधाभास प्राप्त हुआ है, जो हमारी अवधारणा की गलत है, मतलब अवधारणा जो माना उसका विपरीत है, क्योंकि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने लिखा जो हमारी अवधारणा के विपरीत है, और जब रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है तो अपरिमेय संख्या के साथ परिमेय संख्या घटाइए, जोड़िए, हमेशा अपरिमेय संख्या ही मिलती है। तो 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या होता है। कन्फर्म हुआ भाई? नोट कर चुके? आइए अगला क्वेश्चन इसी पर आधारित देखा जाए। सेम ही प्रक्रिया सब में करना है। तो यहाँ पे हम दूसरा ले लेते हैं, एक छोटा सा 3 + 2 रूट 5, 3 + 2 रूट 5। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। फिर हम वही मानेंगे, क्या मानेंगे, माना 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या।
अगर ये परिमेय संख्या है, इसका मतलब यह है कि 3 + 2√5 को हम P/Q लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q का मान 0 के बराबर नहीं। इतना कन्फर्म हुआ भाई। अब क्या करेंगे, इसके साथ जितने पूर्णांक है सबका पक्षांतर कर दीजिए। जैसे ये 3 जुड़ रहा है, अगले पक्ष में जाके घट जाएगा, तो मिलेगा 2√5 बराबर P/Q - 3। √2 इधर गुणा कर इस पक्ष में आके भाग कराएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं √5 बराबर 1/2 गुणे P/Q - 3। चाहे पूरे के साथ बटा कर दीजिए 2 या 1/2 से गुणा करा दी, वही मतलब हुआ। तो यहाँ पे देखिए भाई, P/Q एक परमेय है, √3 भी एक परमेय है, तो परमेय में से परमेय घटाएंगे तो परमेय मिलेगा, और 1/2 भी एक परमेय है, परमेय में 1/2 अर्थात परमेय से गुणा कराएंगे तो परमेय ही होगा। चूँकि 1/2 P/Q - 3 एक परमेय संख्या अगर ये परमेय संख्या है तो हम बता सकते हैं √2 भी एक परमेय संख्या है, जबकि ये सिद्ध किया जा चुका है कि √5 क्या है, एक अपरमेय संख्या, अर्थात हमारी अवधारणा का यहाँ पे विरोधाभास होगा। हम जो अवधारणा कल्पना किए उसका यहाँ विरोधाभास प्राप्त हुआ। आप बता सकते हो जो हमारी अवधारणा के विपरीत है, या कह सकते हो इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त हुआ। जो हमारी अवधारणा के विपरीत है, इसका मतलब है √5 एक अपरमेय संख्या, और अपरमेय संख्या के साथ परमेय संख्या का गुणा भाग जोड़ घटाव जो भी करेंगे वो हमेशा एक अपरमेय संख्या होगी। अतः 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या। हम इस पे 2 कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, इस पे हम कुछ क्वेश्चन आपको दें, आप लोग लगा के दिखाइए। ठीक भाई, क्वेश्चन में आप लिखिएगा, पहला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक अपरमेय संख्या। नोट करिए और लगाइए भाई। क्वेश्चन नंबर ये था, ये 2 हो गया। 2 में सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए, इसी पर आधारित हुआ, ऐसे ही लगेगा। सिद्ध कीजिए 6 + √2 एक अपरमेय संख्या। एक क्वेश्चन और लिखें, करेंगे भाई? करो यार, करोगे तभी तो आएगा। क्यों भैया, अगर हाथ झुलाओ चला रहा भाई आज। चलो एक अपने मान से लिखते हैं, 1/√2 सिद्ध कीजिए एक अपरमेय संख्या। ये 3 होमवर्क है भाई, इसे करके लाइए, आप लोग दिखाइए ना। HW तो सेम ऐसे जैसे आपको हमने यहाँ पे 2 क्वेश्चन बताया, सेम इसी तरह से भी क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन देंगे तो लगा के लाएंगे भाई। तो हम ये विश्वास कर लें कि आपको समझ में आ गया। आज कितना क्वेश्चन बताया गया? 5 क्वेश्चन और 3 होमवर्क, 8 क्वेश्चन हो गया है ना। आज ये चैप्टर समाप्त हो गया, कल के लिए अगला चैप्टर है ना भाई। चलें फिर।